जा करके यूट्यूब पर देख लियो। चलो आज शुरू करते हैं। ये जो आज की क्लास है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्लास है। क्लास इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि देखो आपका आज की क्लास से कुछ आए या ना आए, लेकिन इस्तेमाल बहुत होगा। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कैलकुलेशन में इस्तेमाल होती है। अब ऐसा नहीं है कि मैं इसको बाउंस करवा दूँ, निकलवा दूँ, कर लियो आप खुद, और कहीं ना कहीं आगे जाके आप फंसने शुरू हो जाओ, है ना। आपको ऐसे भी लगेगा कुछ चीज़ें यार पढ़ी हुई है, कुछ चीज़ें ऐसा लगेगा कि नहीं यार ये फर्स्ट टाइम सुना है। तो हम क्यों ना जब शुरुआत से चीज़ों को पढ़ते हुए आ रहे हैं तो सारी चीज़ें बिल्कुल फिनिश मोड में लेकर चलें, ठीक है। तो ये लेक्चर नंबर 2 है, इसकी शुरुआत कर लेते हैं। आज जो हम सबसे पहले पढ़ेंगे वो है इंपॉर्टेंट प्रीफिक्स। बहुत इस्तेमाल होते हैं, बच्चा कंफ्यूज हो जाता है इस प्रीफिक्स में भी कभी कभी। कैसे? पहले प्रीफिक्स को जान लो। प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है? यूनिट के अंदर प्रीफिक्स का मतलब होता है जो चीज़ें पहले बोली जाती है। प्री का मतलब वही होता है, प्रीफिक्स पहले हो जाता है। जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि 10 मीटर, ये डायरेक्टली बोल दिया। अब मैं बोल दूँ 10 माइक्रोमीटर, तो जो माइक्रो है ये प्रीफिक्स का काम करेगा। मैं कह रहा हूँ 10 मेगा मीटर या 10 मेगा जूल, जो मेगा वर्ड आया ना ये प्रीफिक्स है। जो मेन यूनिट से पहले बोला जा रहा है वो प्रीफिक्स है। क्लियर है ये वाली बात? तो ये कुछ प्रीफिक्स हैं, ध्यान से बिल्कुल नज़रों में इसको संभालो। अब ये सारे याद करने की ज़रूरत नहीं है, जो ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं ना मैं वो बता देता हूँ कि इन्हें तो आपको करना ही है हर हाल में। जैसे कि डेका कम यूज़ होता है, 10 की पावर, या फिर 10 को डेका बोलते हैं। 10 की पावर अगर 1 है तो इसका मतलब 10 ही है। अगर कहीं 10 है तो ये डेका है। अब ये कहाँ आता है इस्तेमाल में? ये आता है 1 डेका मीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ 10 मीटर, क्योंकि एक डेका का मतलब होता है 10। ये वाली बात, ये यूज़ नहीं होता, बच्चों की क्लासों में यूज़ होता। 4, 6 है ना, 5th को पढ़ा होगा तो वहाँ ये ज़्यादा यूज़ होता, लेकिन आपके लिए इतना इसका इस्तेमाल नहीं है। किस चीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल है ना? हेक्टो आपका यूज़ हो, 100 को बोलते हैं हेक्टो, ये भी यूज़ नहीं होगा। इसके सिंबल पे भी ध्यान देते रहना। अच्छा, ये आपका बहुत यूज़ होगा, किलो। मैंने बताया था कल ना प्रीवियस क्लास में, किलो का मतलब 1000 से होता, तो ये किलो है। किलो का मतलब 1000, वजन नहीं है ये। 1000 को बोलते हैं किलो, नंबर को। अगर 1000 है तो ये किलो हो गया, ठीक है। तो इसका सिंबल देख लो। अच्छा, ये इतने अलग हैं और वो अलग हैं, कभी मिक्स करते हुए चलो। ये यूज़ होगा, इस पर ध्यान देना। मेगा बहुत यूज़ होगा, 100 मेगा जूल। कोई पावर प्लांट है जिसकी एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग या फिर एनर्जी प्रोड्यूसिंग कैपेसिटी जो है वो 100 मेगा वॉट है, तो मेगा का मतलब 10 की पावर 6 है। अगर 10 की पावर 6 है तो मेगा, और अगर 10 की पावर -6 है तो माइक्रो। एक चीज़ और, मेगा में कैपिटल M आता है और माइक्रो में तो म्यू आता है। मैं माइक्रो का नहीं समझा रहा, मैं कैपिटल M और स्मॉल m का केस समझा रहा हूँ। दो आते हैं, स्मॉल m भी आता है और कैपिटल। अगर कैपिटल M कहीं आ रहा है इट मीन्स ये मेगा को रिप्रेजेंट कर रहा है, और अगर स्मॉल m आ रहा है तो ये मिली को, किसको? मिली। जैसे कि बोलते हैं ना 10 मिलीलीटर, तो ये 10 स्मॉल m जो है ये मिली को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये दोनों में फ़र्क रखना। मेगा मतलब कैपिटल M, बड़ा है तो बड़ा, और उसके लिए फिर बड़ी क्वांटिटी 10 की पावर 6 को बोलते हैं। ये बहुत इस्तेमाल होगा मेगा वाला। तो जो जो इस्तेमाल होने वाले हैं उन पे एक अलग कलर से गुल्ला, ये इस्तेमाल होगा, ये इस्तेमाल होगा। मेगा, इनके सिंबलों पे ध्यान रखते रहना। ये भी इस्तेमाल होता है गीगा। भोजपुर के अंदर गीगा फाइबर की एक फैक्ट्री खुली हुई है, गीगा नाम रखा हुआ है उसका। तो ये 10 की पावर 9 को, लेकिन ये भी ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो, हल्का फुल्का इस्तेमाल होगा। वो बहुत इस्तेमाल होंगे किलो और मेगा, और ये रट जाएंगे, आपको ऐसा लगेगा कि तो नॉर्मल है, नॉर्मल लैंग्वेज में आ जाएंगे धीरे धीरे। इतना माइंड पर लोड डालने की भी ज़रूरत ना है इसके अंदर। ये टेरा, पीटा, एक्सा, ये ज़्यादातर ना बाइट्स के अंदर इस्तेमाल होता है। टेराबाइट, एक्साबाइट, है ना। तो ये भी आपके इतने इस्तेमाल नहीं होंगे, लेकिन लिखे हुए हैं तो नज़रों में संभालो इसको, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं चीज़ों को, सारी चीज़ों को याद कर लेते हैं। अच्छा रहता है उनके लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो गया तो बाकी बच्चों को कॉम्पिटिटिव में पीछा कर देते। अच्छा, इसमें ये 3 खास इधर वाले में देख लेते हैं।
ये सब है, ये सारे के सारे खास है। 10th में नहीं तो 11th में, 10th में तो है ही नहीं, 11th में नहीं, 10th में कम, 11th में ज़्यादा, और 12th में तो इनका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा है। 10 की पावर -2 सेंटी को बोलते हैं, सेंटी, सेंटी बोलते हैं, सेंटीमीटर। अगर कहीं लिखा हुआ है 1 सेंटीमीटर तो आप कहते हो ना 10 की पावर -2। अब जब मीटर लगवा तो 10 की पावर -2 मीटर, तो 10 की पावर -2 आया कहाँ से है, वो यहाँ से आया। तो ये प्रीफिक्स कितने खास हो सकते हैं ये आपको धीरे धीरे पता चल रहा है। 10 की पावर -2 है तो कहीं सेंटी बोलोगे आप, स्मॉल सी इसका सिंबल है, और मिली तो ये आपको याद हो चुका है, स्मॉल एम के। माइक्रो भी आपको आई होप सो याद हो चुका होगा, म्यू इसका सिंबल है, म्यू मतलब देख रहे हो। अच्छा ये भी इस्तेमाल होता है नैनो, 10 की पावर -9 है ये, 10 की पावर -9 नैनो, नैनो। अच्छा नैनो कहाँ इस्तेमाल होता, ये जो वेवलेंथ आप देखते हो ना, वेवलेंथ, अब वेवलेंथ के बारे में क्या मुझे पूरा डिस्कशन नहीं करना। जो सनलाइट का स्पेक्ट्रम है इसके अंदर बहुत सारी वेव्स होती हैं, तो उनकी जो लेंथ है, उनकी वेव की जो लेंथ होती है वेवलेंथ बोलते हैं। एक लूप कंप्लीट करने में कितनी डिस्टेंस वेव आगे जा रही है, तो वेवलेंथ को आप नैनोमीटर में रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। तो ये नैनोमीटर वहाँ इस्तेमाल होता। इसके बाद में पी को, ये पी को जो है स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करते हैं, 10 की पावर -12। ये कहीं नहीं देखने मिलेगा, एक जगह देखने मिलेगा, वो है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस चैप्टर नंबर 2 12th का। पीको फैराड, किसी कैपेसिटर की कैपेसिटी आपको दे देगा 10 पीको फैराड है, तो पीको फिर वहाँ पता होना चाहिए 10 की पावर -12, ठीक है। ये वाली बात ध्यान रखना, पीको की कहाँ इस्तेमाल होंगे ज़्यादातर ये। अच्छा फेम्टो, इसको फर्मी भी बोलते हैं, 10 की पावर -15, ये न्यूक्लियस की रेडियस का ऑर्डर है, 10 की पावर -15 मीटर अगर है तो ये फर्मी। मतलब ये बहुत ज़्यादा स्मॉल वैल्यूज़ ऑफ डिस्टेंसेज हैं, बहुत छोटी छोटी वैल्यू, 10 की पावर -15 कितना छोटा हो गया, ऐसे ही। अच्छा ये इस्तेमाल नहीं होगा, बस यहाँ तक ये ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, ऊपर वाला भी थोड़ा कम होता है, लेकिन बीच के ये जो हैं ये ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। अब देखो इनका इस्तेमाल किस तरीके से है। अगर आपके पास लिखा हुआ कहीं 1 मेगा ओम, तो मेगा समझ जाओ 10 की पावर 6 को, सिंबल हो गया 1 कैपिटल एम, और ओम का सिंबल होता है ये शिवलिंग की तरह कुछ इस तरीके से। तो इसका मतलब एम का मतलब क्या, कैपिटल एम का 10 की पावर 6, ये इसका यूज है। देखो इसमें यूज हुआ होगा 1 पीको फैरड, 10 की, अब पीको फैरड का मतलब 1 पीको फैरड है, तो पीको का मतलब होता है 10 की पावर -12, फैरड ऐसे रहेगा। इट इज़ द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, आगे जाकर पढ़ोगे 12th में, अभी इतना दिमाग को जोर डालने की ज़रूरत नहीं है, बस जान लो प्रीफिक्स कैसा इस्तेमाल होते हैं। किसी को डाउट प्रीफिक्स के अंदर, छोटा सा भी डाउट हो तो पूछ लो प्रीफिक्स में, और कुछ वैसे इतना कोई प्रेशर वाली चीज़ नहीं है, सिंपल सी चीज़ है कि हाँ कैसे इस्तेमाल होंगे, फिर भी मैंने डिटेल बताने की कोशिश की। ऐसे देखो मिली एम्पियर 10 की पावर -3 एम्पियर, आपको जो यूनिट इस्तेमाल करनी होती है वो करनी होती है MKS या फिर SI। जब आप SI यूनिट इस्तेमाल करोगे तो फिर ये CGS यूनिट से कोई मतलब नहीं है ना, स्मॉल यूनिट से। आपको मिली एम्पियर यूज़ नहीं करना, एम्पियर यूज़ करना, क्योंकि फंडामेंटल में मिली एम्पियर नहीं था, एम्पियर था, इसलिए ज़रूरी है मिली एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट करना। तो ये ज़रूरी है पूरा का पूरा टेबल आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रीफिक्स थे। अब कुछ डिस्टेंसेस के बारे में जानेंगे, कुछ बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। पहली तो ये है इंपॉर्टेंट यूनिट्स, ये बहुत खास है। इसमें सबसे पहला आता है फर्मी। अब मैं इसमें ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करूँगा, मुझे पता है 10 की पावर -15 को, अगर ये फर्मी, देखो फर्मी तो एक प्रीफिक्स हो गया, लेकिन यूज़ कहाँ करोगे, डिस्टेंस में। आप कहोगे एक फर्मी ये किसके बराबर होगा, 10 की पावर -15 मीटर के। अब मैं इसमें वक्त ज़ाया नहीं करूँगा, आप लोगों को याद भी हो गई होगी फर्मी, ठीक है। ऐसे ही जिस तरह से आपने फर्मी याद किया, एक होता है प्रैक्टिकल यूनिट एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम कहाँ इस्तेमाल होता, बहुत इस्तेमाल होता है एंगस्ट्रॉम, ये होता है वेवलेंथ में, नैनो भी और एंगस्ट्रॉम भी। आपसे कहेगा बताओ जो रेड लाइट है उसकी वेवलेंथ कितनी है, तो आपसे कहेगा रेड लाइट की वेवलेंथ बता दो, तो 7800 एंगस्ट्रॉम, कुछ इस तरीके से आता है ना। तो ये जो है ना A⁻0 कुछ इस तरीके से, ये एंगस्ट्रॉम का सिंबल है। ये 10 की पावर -10 को रिप्रेजेंट करता है, किसको, 10 की पावर -10 को। तो क्लियर है ये वाली बात। अगर कहीं एंगस्ट्रॉम लिखा हुआ तो उसको 10 की पावर -8 10 की पावर -10 कह सकते हो। अब ये 10 की पावर -8 सेंटीमीटर कह दिया गया, तो इसका कन्वर्जन दिखाऊं, थोड़ा सा दिखाऊं कन्वर्जन किस तरीके से कहा गया।
आपसे इसने सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर दिया। एक एंगस्ट्रॉन्ग है किसके बराबर होता है, 10 की पावर माइनस के 10 मीटर के। 10 की पावर माइनस 10 ऐसे रहेगा, मीटर बिल्कुल अलग। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर है तो कितने, अंसारी हो गए यार, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 को आप 10 की पावर 2 कह सकते हो। अब ये चीज़ पूरी सेंटीमीटर में आ गई। ये 10 की पावर प्लस का 2 है, ये 10 की पावर माइनस का 10 है, तो 10 की पावर माइनस का 8 बचेगा, बेस सेम है, पावर से ऐड हो जाती है। 10 की पावर माइनस के 8 सेंटीमीटर, बात खत्म हो गई। तो ये सेंटीमीटर जो लिखा हुआ वो इस वजह से लिखा हुआ। इसके बाद नैनोमीटर समझ गए होगे, 10 की पावर माइनस के 9 को बोलते हैं नैनो, और 10 की पावर माइनस के 9 नैनोमीटर लिखा हुआ, तो 10 की पावर माइनस के 9 नैनोमीटर मतलब 1 नैनोमीटर लिखा हुआ, तो 10 की पावर माइनस के 9 नैनोमीटर का खत्म हो गया मसला, अब मीटर में आ गया। ठीक, तो ध्यान रखना 10 की पावर माइनस के 9 जो होता है ये क्या होता है, 1 नैनो। लेकिन जब नैनोमीटर लगा हुआ हो तो इसका मतलब आपको फिर ये कहना पड़ेगा 10 की पावर माइनस के 9 मीटर। स्मॉल वैल्यू ऑफ डिस्टेंस, तो जिस तरीके से ये स्मॉल वैल्यू, अच्छा माइक्रोन का भी जिक्र है, पता है ना, 10 की पावर माइनस 6 को बोलते हैं, खत्म। तो जिस तरह से ये कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं जो लास्ट बार आप लोग पढ़ रहे हो, अब इसके बाद ये प्रैक्टिकल यूनिट स्मॉल थी, ऐसे ही लार्ज प्रैक्टिकल यूनिट्स भी हैं, डिस्टेंस को मेजर करने की लार्ज प्रैक्टिकल यूनिट्स, जो कि हर किसी को नहीं पता होती हैं। बहुत सारे बच्चे भूले हुए होते हैं, हर किसी को पता नहीं होगी। जैसे कि लाइट ईयर, अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, प्रीवियस क्लास में अच्छे से डिफाइन कर दिया था। 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर का लाइट एक साल तक स्पेस या फिर वैक्यूम में जितना डिस्टेंस ट्रैवल करता, पता है ना आप लोगों को, ज़्यादा इस्तेमाल होगा, याद रखना इसकी वैल्यू को। अच्छा, ये कैलकुलेट करके दिखाया हुआ, किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं मुझे बताओ। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर मुझे डिस्टेंस कैलकुलेट करना तो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे स्पीड की टाइम से। ठीक है, मुझे बताओ, ये वाली बात याद रखना, जो सनलाइट की स्पीड है, सनलाइट की, लाइट की जो स्पीड है वो कितनी होती है, 3 इंटू 10 की पावर 8। अभी तक जितनी भी सबसे ज़्यादा फास्ट की अगर बात करें, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, स्पीड ऑफ लाइट से तेज़ कुछ भी नहीं, अकॉर्डिंग टू द आइंस्टाइन इससे तेज़ कुछ भी नहीं है। तो 3 इंटू 10 की पावर 8 और टाइम। अब बात चल रही है कि सनलाइट चल रही है 1 साल तक, तो 1 साल में तो 365.25 दिन होते हैं। 365 एग्जैक्टली नहीं होते, 365 से फालतू होते, तभी तो हर 4 साल बाद एक लीप ईयर आता 366 दिन का। तो 0.25 प्लस 0.25 प्लस 0.25 प्लस 0.25 बन गया ना एक, तो 365 प्लस 1 366। हर जैसे 2020 आई, 2024 आएगी, 2028, 32 ना, 4 के मल्टीपल्स में जो होते वो लीप ईयर होते। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये मैं स्पीड डिस्टेंस निकालना चाह रहा हूँ, तो ये स्पीड की मल्टीप्लाई कर दिया आपने टाइम से। टाइम का है ये 365.25 दिन। अब मुझे पता है एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24, और 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं। अब आप फंडामेंटल तक पहुंच गए, टाइम की जो फंडामेंटल यूनिट है वो तो सेकंड ही है ना, तो अब सेकंड तक पहुंच गए। इन सबको मल्टीप्लाई किया गया, देखा गया 1 लाइट ईयर किसके बराबर आया, तो वो ये कैलकुलेशन आ। चलो जो बची हुई बात थी वो आपने समझ ली। जिस तरीके से आपने लाइट ईयर ये डिस्टेंस का यूनिट था ये जान लिया, वैसे ही होता है इसके अंदर एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, और ये एवरेज डिस्टेंस होती है, बताया था मैंने लास्ट टाइम। एवरेज डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जिसकी वैल्यू होती है 1.496 इंटू 10 की पावर 11। अगर मैं आपसे कहूं कि एक लाइट ईयर है और एक AU है, कौन बड़ा, लाइट ईयर बड़ा है, क्योंकि इसमें 10 की पावर ऑर्डर है ये, और इसमें 10 की पावर ये ज़्यादा है इससे। ठीक है, तो ये वाली बात है, डिस्टेंस के लार्ज यूनिट्स के बारे में पता लग गया। एक और पैरालैक्टिक सेकंड, जिसको पारसेक बोलते हैं। पैरालैक्टिक सेकंड की ये पारसेक की फुल फॉर्म दे रखी है, पैरालैक्टिक सेकंड, जानने की ज़रूरत है इसको, ये पैरालैक्टिक सेकंड होता क्या। एक्चुअल में ये माना गया है इसको, पहली बात तो ये एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है, बहुत बड़े लेवल पे इसको वर्किंग में लिया जाता है। ये कैसे कैलकुलेट की जाती है, ये क्या है आपके पास अर्थ और ये क्या है सन। आपने ऐसा माना कि ये एक आर्क है
और जब बहुत बड़ी डिस्टेंस पे दो ऑब्जेक्ट होते हैं सर्कुलर पाथ पर, अगर उनको मिलाना चाहोगे ना तो वो आपको एज ए स्ट्रेट लाइन दिखाई देंगे। समझ रहे हो? आपको नहीं आई मेरी बात समझ में? अभी आएगी समझ में आपको। समझ रहे हो आप मेरी बात को? देखो ये वाली बात ऐसे समझ में आएगी अगर मैं आपसे पूछूं प्लेन मिरर, समझते हो प्लेन मिरर किसे बोलते हैं? जिसमें आप देखते हो अपना चेहरा, ये प्लेन मिरर होता है। अगर आपसे पूछूं प्लेन मिरर की रेडियस कितनी होती है? प्लेन मिरर की रेडियस किसी बुद्धिजीवी प्राणी को बताओ? इनफाइनाइट होती है। अगर मैं उस प्लेन मिरर, देखो इनफाइनाइट कैसा हुई, मैंने कहा कि चलो एक सर्कल ले लो, सर्कल मत लो, स्फेयर ले लो, एक बॉल है कांच की, आपने बाहर से पॉलिश कर दिया, दो हिस्से कर दिए, पॉलिश करने के बाद में आपने बाहर से पॉलिश किया हुआ, तो ये सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। आपने कहा ठीक है यार इसकी कहीं ना कहीं ये इसका रेडियस है तो कहीं ना कहीं फोकस भी यहीं, कहीं फोकस जो था रेडियस का आधा होता, कहीं ना कहीं यहाँ फोकस आ रहा होगा। आपने इसको बड़ा ले लिया, आपने बड़ा ले लिया, और तो बड़ा लेने से देखो यहाँ तो कर्व आपको साफ दिखाई दे रहा, अब आपको थोड़ा सा फ्लैट दिखाई देना शुरू हो गया। अब आपने और बड़ा ले लिया तो आपको देखो इतना हिस्सा देखना तो और ज़्यादा फ्लैट, आपने और बहुत बड़ा ले लिया तो आपको लगभग ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन दिखाई देगी। तो वैसे ये है कि मैं ये कह रहा हूँ कि ये अर्थ और सन है, मतलब 1 AU एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जब 1 सेकंड का, कितने का? 1 सेकंड का एंगल सबटेंड करती है। पता ना आर्क एंगल सबटेंड करती है, ये तो पता ना, आर्क एंगल बनाती है। अब पूरी आर्क को, छोटी आर्क को तो एंगल तो बनाएगी ना। किसी को नहीं समझ में आ रहा होगा हो सकता है आर्क के बारे में। लेट अस सपोज कि ये आर्क है, तो ये आर्क किसी न किसी सर्कल का एक हिस्सा है ना, तो सर्कल पे, सर्कल के सेंटर पर ये एंगल सबटेंड कर रहा होगा, लेट अस सपोज थीटा। अगर ये रेडियस है और ये डिस्टेंस है आर्क की, तो एंगल इज इक्वल टू होता है आर्क अपॉन। तो हम यही कह रहे हैं कि ये जो 1 AU है ये एक आर्क है, ये 1 सेकंड का जहां पर एंगल बना रही है वहां से ये अर्थ तक की डिस्टेंस कहलाती है एक पैरालैक्टिक सेकंड। क्या कहलाती है? सेकंड का जो सिंबल है ये है, मिनट का सिंबल होता है ये, और डिग्री का सिंबल होता है ये वो वाला सेकंड नहीं है, ये एंगल वाला सेकंड है। कभी आप मिनटों वाला, घंटों वाला सेकंड, नाम वैसे ही है लेकिन ये एंगल वाला है। ठीक है, आज इसमें एक चीज और बताऊंगा आपको। हाँ, ये सन और ये जो है, देखो ये जो आर्क है ना, ये आर्क अभी क्या हो गया ये आर्क बना रही है मेरा हाथ टच हो रहा है इधर, ये आर्क बना रही है, ये आर्क। अर्थ और सन की जो बीच की डिस्टेंस है 1 AU एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ये जहां पर 1 सेकंड एंगल सबटेंड कर रही है वो है पैरालैक्टिक सेकंड। वो डिस्टेंस जहां बना रही होगी वो पैरालैक्टिक सेकंड है। मान लेते हैं मेरा सर जो हो गया ये सन हो गया, पैर जो हो गया ये अर्थ हो गई। अब ये कहीं ना कहीं किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर जहां पर भी 1 सेकंड का एंगल बना रही होगी ना, तो यहां से वहां तक की डिस्टेंस ये एक पैरालैक्टिक सेकंड हो गई। समझ गए? तो इसकी वैल्यू को याद कर लेना आप। पैरालैक्टिक सेकंड क्या होता है? 3.08 × 10⁻16, तो 10⁻16 का ऑर्डर है इसका। तो ये तो एक लाइट ईयर से भी बड़ी यूनिट हो गई। आपको पता 3.26 लाइट ईयर के बराबर होता, 3.62 लाइट ईयर मिलेंगे तब जाके एक पैरालैक्टिक सेकंड बनेगा। अच्छा, इसमें एक चीज हो रहा है कि 1 सेकंड को आपने रेडियन में कन्वर्ट किया, आपने किसी ने ये नहीं पूछा कि ये चमत्कार कैसे हुआ। बताऊं आपको कैसे हुआ? हाँ, मैं आप देखो, ये है सेकंड। जब सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करते हो तो आप 60 से डिवाइड करते हो, तो जब 60 से डिवाइड कर दोगे तो ये हो जाएगा मिनट। और जब आप 1 मिनट को 1 डिग्री में कन्वर्ट करते हो, किसमें? 1 डिग्री में कन्वर्ट करते हो तो अगेन 60 से डिवाइड करते हो। और जाहिर सी बात है जब आप यहां से यहां पहुंचे हो तो 1/60 का 2 बार ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। तो 1/60 इंटू 1/60 तो 1/3600, 60 की जब 60 से मल्टीप्लाई करते हैं 3600 हो जाता है, नहीं? ठीक है, ये वाली चीज। और जब आपके पास 1 डिग्री आ गया, क्या आ गया? हर एक चीज इंपॉर्टेंट। जब 1 डिग्री आ गया तो डिग्री को रेडियन में, किस चीज को? डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए π/, अब बहुत जगहों पर 180/π भी होता है, लेकिन ये चीज अलग है। ये रेडियन को, दिमाग लगाने वाली बात ये है,
कभी भी गलती नहीं होगी, इसकी मल्टीप्लिकेशन कभी गलती नहीं होगी। बस आप ये देख लेना, जब आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो रेडियन चाहिए ना, पाई को मान लो रेडियन, तो पाई चाहिए ना आपको, तो पाई ऊपर रहेगा, पाई चाहिए ना आपको। अच्छा, इसका इस्तेमाल देखा कहीं आपने? कहीं पर भी? मैं बताता हूँ कहाँ इस्तेमाल देखा आप लोगों ने? ट्रिग्नोमेट्री टेबल के अंदर। टेबल भूल गए आप लोग, मैंने इसको मिटा दिया, काम की चीज़ है, इसको लिखा रहने दो। देखो टेबल के अंदर इसका इस्तेमाल होता, कहीं पर अगर लिखा हुआ है 60 डिग्री तो साइन 60 डिग्री पता आपको, √3 डिवाइडेड बाई 2। लेकिन अगर टेबल डिग्री में नहीं दे रखी, रेडियन में दे रखी, तो आप 60 डिवाइड, ये कुछ इस तरह से करोगे तो 6 18 पाई अपॉन 3 भी तो दे रखा होता। साइन π/3 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2। तो अब तो कंफ्यूज नहीं होगे ना, किसी भी डिग्री को तुरंत रेडियन में कन्वर्ट, किसी भी रेडियन को कंफ्यूजन हो रही है तुरंत डिग्री में कन्वर्ट। π/4 कितने डिग्री के बराबर होता है? सोच के बताओ, π/4 कितने डिग्री के बराबर होता है? तो कैसे करोगे? कंफ्यूजन होनी शुरू। आपको डिग्री चाहिए ना, डिग्री चाहिए ना, तो पाई तो खत्म करना पड़ेगा। जब पाई खत्म करना पड़ेगा तो पाई नीचे 180 ऊपर, पाई से पाई खत्म, 180 के 4 हिस्से करो, 180 का पहला आधा करो, 90, 90 का भी आधा करो, 45, 45 डिग्री। तो क्या ये बेसिक चीजें क्लियर हो रही है ना? डिस्टेंस की आपने स्मॉलेस्ट यूनिट के बारे में पढ़ लिया, लार्जेस्ट यूनिट के बारे में पढ़ लिया, पार्सेक। डिस्टेंस की खत्म होने के साथ साथ अब सब पढ़ेंगे ना, वजन की भी होती है। किसकी होती है? वजन की। कुछ ये रिलेशनशिप थी, इस पर एक बार नजर मान लो। सबसे बड़ा होता है पैरालैक्टिक सेकंड, देन लाइट ईयर, देन AU। ये तो सब पता, रिलेशनशिप आपको अच्छे से पता है कि एक लाइट ईयर जो होता है वो कितने, और एक AU जो होता है। AU बहुत जोर दे रहा हूँ क्योंकि पूछा गया, जब मैं RRK के बच्चों को पढ़ाता था तो उनके सेशनल एग्जाम में बहुत पूछता था, डेफिनेशन ऑफ AU, उसकी वैल्यू, ऐसे समथिंग। ठीक है, हो सकता है आपके भी पूछे जाए, तो ये सब चीज़ देख लेना अच्छे से, ये उसी का निचोड़ है। अब आगे चलते हैं। आगे क्या है? प्रैक्टिकल यूनिट्स फॉर मेजरिंग द एरियाज। एरिया को मेजर करना बहुत कम इस्तेमाल होगा आप लोगों का, लेकिन एक बार जान लो, नज़र के सामने से निकल जाएगी तो कम से कम आपको कॉन्फिडेंट तो रहोगे। इन फ्यूचर अगर आपको याद करना पड़ा, पढ़ना पड़ा, तो देख के तुरंत कर लोगे। तो प्रैक्टिकल यूनिट्स किसकी है भाई? ये एरियाज की। अच्छा, एरिया कैसे निकालते हैं? किसी भी चीज़ का एरिया कैसे निकालते हो? तो आप मीटर की मीटर से मल्टीप्लाई कर तो ये एरिया बन जाता है, और जब मीटर की 3 बार मल्टीप्लाई होती है क्या बन जाता? किसने कहा वॉल्यूम बन जाता? वॉल्यूम बन जाता है यार, क्यों घबरा रहे हो? वॉल्यूम ही बनता, समझ रहे हो आप? तो जब कभी भी एरिया की यूनिट देखोगे तो वो मीटर, वाइस वर्सा, अगर कहीं मीटर स्क्वायर दिखाई दे जाए तो वो एरिया का यूनिट है। ठीक है, इसमें सबसे पहला आता है बार्न, बहुत कम इस्तेमाल करोगे आप। ये स्मॉलेस्ट यूनिट है एरिया की, बहुत छोटी यूनिट। आप ये कह सकते हो कि सबसे छोटी यूनिट है बार्न। 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर, ये यहाँ यूज नहीं होती, ये सॉफ्टवेयर्स के अंदर ज़्यादा यूज होती है। 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर, ये एक बार। याद रह गया, कोई दिक्कत ना, यूज कम होगी। क्या कुछ पूछ रहे हो क्या? सर में दर्द? अच्छा, एकड़ का इस्तेमाल तो होता है, बताओ, 1 एकड़ 4047 मीटर स्क्वायर। अगर 4047 मीटर स्क्वायर की ज़मीन है तो आपके पास 1 एकड़ ज़मीन है। ये वाली याद रखना, इसमें अटका देंगे तुम्हें गांव के लोग। हाँ भाई, यहाँ को आप पढ़ाइए, वरना बहुत बताओ 1 एकड़ में कितने मीटर स्क्वायर होते हैं। वो मीटर स्क्वायर भी नहीं कहते, वो पूछते हैं कितने मीटर होते हैं। उन्हें ये नहीं पता मीटर और मीटर स्क्वायर में क्या फ़र्क है। या आप अपनी लैंग्वेज में कहो मीटर नहीं होता अंकल, मीटर स्क्वायर होते हैं। उन्हें समझाओगे आप, नहीं मानेंगे, नहीं मीटर होते। कहते ना कितने गज का प्लॉट है तुम्हारा, अब उन्हें ये नहीं पता गज स्क्वायर होना चाहिए, गज का पूछते हैं कितने गज का प्लॉट है। तो ये वाली वैल्यू याद रखना है, 4047। हेक्टेयर जो होता वो 10,000 मीटर स्क्वायर का होता। तो ये इतना टफ तो नहीं है ना आप लोगों के लिए। चलो अगला देखते हैं। अगला है प्रैक्टिकल यूनिट्स यूज फॉर मेजरिंग लार्ज मासेस। इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको पता होंगी, जैसे कि टन आपको पता, 1 टन 1000 किलो का होता, लेकिन 1000 किलो नहीं बोलते ज़्यादातर, यहाँ 10 क्विंटल बोलते हैं। कहते हैं 10 क्विंटल है तो 1 टन है, यही बोलते हैं। 1000 किलो नहीं बोलते, बहुत कम बोलते हैं। 1 टन जो होता है वो कितने का होता है? 1000 किलो का। ठीक है, मतलब 1 टन जो होता है आप ये कह सकते हैं वो 10 क्विंटल का होता। 10 क्विंटल है तो, और 1 क्विंटल कितने किलो का होता?
100 किलो का होता, घबराओ मत। 1 क्विंटल 100 किलो का वजन। 1 क्विंटल 100 किलो और 10 क्विंटल की बात कर रहे हो 1 टन, तो देखो 1000 नहीं आ गया ऑटोमेटिकली। चलो देखो लिखा हुआ 1 क्विंटल भी लिखा हुआ। अच्छा ये चीज़ नहीं पढ़ी होगी आपने, बहुत कम यूज़ होती है स्लग। अच्छा पाउंड देखो, ये थोड़ा यूज़ हो जाता। पाउंड जो होता आप ऐसा मान लो अप्रोक्सीमेटली आधा किलो का 1 पाउंड होता, आधा किलो का। कहाँ इस्तेमाल होता है पाउंड? आप जाते नहीं हो बर्थडे केक बनवाने के लिए कि 2 पाउंड का बना दो, तो 2 पाउंड का मतलब ये लगभग 1 किलो का केक। 1 किलो तो थोड़ा सा है ना कम रहता है, लेकिन लगभग 1 किलो का। वैल्यू याद करें ना 0.45, देखो लगभग 500 ग्राम से थोड़ा सा ही कम है, तो आधा किलो से थोड़ा सा ही कम रहता। ठीक है, तो थोड़ा बहुत ये याद हो जाता है। ठीक है, चंद्रशेखर लिमिट की अगर बात करें, चंद्रशेखर लिमिट ये यूज़ नहीं होगी, पढ़ गए आस पढ़ गए, फिर क्या पता कब पढ़े, हमारे भी नहीं हुई आपकी भी। चंद्रशेखर लिमिट जिसको 1 CSL कहते हैं, ये 1.4 टाइम्स ज़्यादा हैवी होती है सन के मास से। अब सन का मास कितना है? उससे भी 1.4 टाइम्स ज़्यादा होती है। तो अभी तक CSL जो है वो लार्जेस्ट प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ मास है, किसी से ही पूछ सकते हो उसे अटकाने के लिए। ठीक है अटकाओ उसे अब आगे बात करते हैं प्रैक्टिकल यूनिट्स यूज फॉर मेजरिंग वेरी स्मॉल मासेस, बहुत छोटे छोटे मास में, जैसे कि एटॉमिक मास, ये सबसे ज़्यादा एटॉमिक मास यूनिट AMU इसको बोलते हैं। देखो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं है ये, एटॉमिक मास यूनिट है। एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है? कार्बन का एक एटम ले लो, कार्बन का एक एटम होता है 6C12। अच्छा कार्बन के और भी एलोट्रॉपिक फॉर्म है, 6C14 रेयर फॉर्म में पाए जाते हैं। 6C14 कार्बन डेटिंग में इस्तेमाल होता है। मैं 6C12 की बात कर रहा हूँ, उसका आपने एक एटम ले लिया, उस एक एटम का वजन किया, उसको 12 से भाग किया, जो निकल कर आया वो आया 1 एटॉमिक मास यूनिट, 1 AMU। एक बार फिर से, एक एटम के मास को 12 से भाग कर दिया, मतलब उसका 12वां हिस्सा जो किया है ना आपने, वो कहलाएगा 1 एटॉमिक मास यूनिट, जिसकी वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1.66 इंटू 10 की पावर माइनस के 27 किलोग्राम की होती है। अच्छा एक चीज़ और मज़े की बात, अगर आप न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो कि न्यूक्लियॉन्स हैं, न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, अगर उनके मास का ऑर्डर देखोगे, ऑर्डर का मतलब होता है 10 की पावर, तो वो भी 10 की पावर माइनस 27 में ही चलते। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में न्यूट्रॉन थोड़ा भारी होता है, प्रोटॉन थोड़ा हल्का होता है, 1.65 और एक चलता है 1.67, बाकी दोनों 10 की पावर माइनस के 27। तो ये वाली बात लिखी हुई है, द मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1 AMU। पूछ लेता है MCQ में, इस तरह की बेसिक चीज़ें बन जाती हैं, जब बनती हैं तो बच्चे अटेम्प्ट नहीं कर पाते। अच्छा प्रैक्टिकल यूनिट्स यूज फॉर मेजरिंग टाइम, टाइम की बात कर लो, टाइम को भी तो यूज़ करने के लिए कुछ है ना यूनिट्स चाहिएंगी, तो आता है इसमें एक सोलर डे। सोलर डे किसको बोलते हैं? जो आपका नॉर्मली ये जो सूरज का एक दिन, क्या बोल गए? हाँ, अर्थ जो है वो सन के रिस्पेक्ट में, सन को रिफरेंस मान करके एक रोटेशन कंप्लीट होने में जो टाइम लेती है उसको बोलते हैं सोलर डे। इसमें एक सिडरल डे भी है, देखो सिडरल डे भी है। ये क्या होता है? अब आपको रिफरेंस सन को नहीं लेना, अब आपको किसी डिस्टेंस स्टार को लेना है, दूर के स्टार को लेना है। उस दूर के स्टार के रिस्पेक्ट में अर्थ एक रिवॉल्यूशन अपनी एक्सिस के अलोंग, एक्सिस के अलोंग समझ रहे हो ना, अर्थ के पास दो तरह के रिवॉल्यूशन होते हैं, एक तो होता है अपनी एक्सिस के अलोंग और दूसरा होता है सन के अलोंग, समझ रहे हो? तो अपनी एक्सिस के अलोंग, मेरे पास अर्थ है कि ये अपने एक्सिस के अलोंग किसी डिस्टेंस स्टार को ले करके एक राउंड अपनी एक्सिस के अलोंग कंप्लीट करने में जो टाइम लेती है उसको बोलते हैं 1 सिडरियल डे। अब ये जो होता है ना, ये जनरली थोड़ा छोटा होता, 4 मिनट का फर्क होता। कितने मिनट का फर्क होता? जब ये छोटा होता तो इसके एक साल में दिन जो होंगे वो 365 से ज़्यादा होंगे, नहीं होंगे? थोड़ा और नहीं होंगे, जब जाहिर सी बात दिन छोटा है तो वो टोटल डेज जो हो गए तो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। वैल्यू आती है इसकी 366.25, और जो सैटरडे नॉर्मल जो होता है 365.25 का होता। 0.25 का भी मैंने आपको बता दिया, इसमें लीप ईयर भी शामिल है, दूसरा वाला 365 दिन वाला। तो ये दोनों के बारे में तो आपको नॉलेज है। ट्रॉपिकल ईयर क्या होता है? द ईयर इन विच देयर इज अ टोटल सोलर एक्लिप्स। इसका मतलब समझते हो? दो तरह के होते हैं एक्लिप्स, एक होता है सोलर एक्लिप्स,
और एक होता है लूनार एक्लिप्स, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। जब सूर्य कब लगते हैं, ये अर्थ है और ऐसा मान लो ये अर्थ है और ये सूरज है, तो ग्रहण तब लगेगा जब इसके सामने चांद कोई नहीं, चांद ही आएगा सिर्फ, इसके अलावा कुछ और नहीं है, चांद आ जाए। चांद आ जाएगा तो ऐसा नहीं लगेगा कि सूरज ढक गया, सूरज ढक गया, तो ये होता है। अच्छा सूर्य, ये तो सूर्य ग्रहण हो गया। और चंद्र ग्रहण की घटना कब होती है? चंद्र ग्रहण, चंदा मामा ग्रहण कब लगता है उन पे? जब ये जो है चांद इसकी परछाई में आ जाए। तो चांद ये है, सूरज ये है, बीच में आ गई दुनिया, हम यहाँ खड़े हुए देख रहे हैं चांद को, तो हमें तो चांद चमकता हुआ दिखाई दे रहा। लेकिन जैसे जैसे ग्रहण लगना शुरू होगा तो इसकी शैडो भी तो पड़ेगी इस पे, तो शैडो आना शुरू हो जाती है। रेडिश कलर का क्यों दिखाई देता है ये? लाल कलर का क्यों दिखाई देता? सन क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है भाई सन? अच्छा कभी लगाया, दिमाग लगाया कि लाल ही ग्रहण क्यों दिखाई देता? किसकी वजह से? मैं आपको बताऊं, किसी को पता? किसी को पता? एक्चुअल में जो हमारा एटमॉस्फेयर है ना, एटमॉस्फेयर जो है वो ज़्यादा एनर्जी वाली लाइट को ना अपने अंदर समा देता, उसको कम निकलने देता है ना। और जिसकी एनर्जी कम होती है और चलने की ताकत ज़्यादा, एनर्जी कम है, तो वो हमारे एटमॉस्फेयर में ना रुक करके वो एटमॉस्फेयर से बाहर निकल जाती है। तो एक तरह से फिल्टर की काम करता, हमारी दुनिया जो है वो फिल्टर का काम करती है। जो सूरज की रोशनी में जो वेवलेंथ, जो विजिबल स्पेक्ट्रम की वेवलेंथ है जो आ रही हैं, वो बहुत सारी तो इसमें रील मिल जाती हैं, लेकिन जो रेड कलर की वेवलेंथ है वो नहीं मिलती, वो निकल जाती है। तो जब निकलेगी तो जाहिर सी बात है चांद पर इसकी शैडो पहुंचेगी, तो शैडो तो तभी पहुंच रही है ना जब इस पर कुछ लाइट पहुंचेगी। तो लाइट कौन सी पहुंचती है इस पर? रेड कलर की। इसने हल्का सा रेडिश कलर का दिखाया था, खूनी, समझ गए आप? तो ये बेसिक सी चीज़ें समझ में आ गई। अच्छा एक चीज़ और पूछना चाहूँगा, देखता हूँ कितने बच्चों को इस चीज़ की नॉलेज है। पूछूं? मुझे बताओ, हमारा, चलो हमारा तो पता है आपको, सन अगर अपनी एक्सिस, सॉरी अर्थ अपनी एक्सिस पर एक रोटेशन कंप्लीट कर लेती है तो ये 1 सोलर डे कहलाता। चांद का एक दिन, चांद का एक दिन दुनिया के कितने दिनों के बराबर है? 43, 14। अच्छा, और बहुत बहुत टैलेंटेड बच्चे बैठे हैं, बताओ। नहीं सोचा कभी इस चीज़ के बारे में? नहीं सोचा, नहीं पता? इतना स्लो मोशन है ना चांद का, इतना स्लो मोशन है चांद का, इतना स्लो मोशन है, इतना स्लो मोशन है, कितना स्लो मोशन है कैसे बताऊं, कि दुनिया का पूरा एक महीना चांद का एक दिन है। एक हफ्ता किसने कह दिया? एक दिन के बराबर है। ये 28.3 डेज वाला जनरली पूरा जो महीना होता है, चांद का जो महीना होता है, पूरा चांद का महीना, चांद के महीने की बात कर रहा हूँ। ये तो अंग्रेजी वाला, उर्दू में बोलते हैं चांद का महीना। तो चांद का पूरा एक महीना, चांद का अपना खुद का एक दिन है। यही रीज़न है कि चांद की हमेशा हमें यही साइड दिखाई देगी। ताउम्र मर जाओगे ना, कब्र में सड़ देंगे हड्डियाँ भी, तब भी यही साइड दिखाई देगी। रीज़न जानने की कभी कोशिश की है? देखो मैं जनाता हूँ, मुझे ज़रा जल्दी से फटाफट एक गिलास दे दो। चलो ये है कि ये अर्थ है, देखो ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। चलो यही ले लेते हैं। ये पॉइंट दिखाई दे रहा, पॉइंट दिखाई दे रहा है इसका सेल का, ये इसकी तरफ है। आपको अभी बिल्कुल दिखाई दिया, वो बिल्कुल एकदम क्रिसेंट मून दिखाई दिया, ताज़ा ताज़ा नया नया ना, न्यू बॉर्न मून। अब ये जब अपनी एक्सिस पर, मैं तो इसको फिलहाल रोका हुआ हूँ, इसको ही घुमा रहा हूँ चांद को। जब चांद घूमता है तो देखो यही साइड चोंच तो रहनी है इसकी तरफ को हमेशा। तो जब चोंच इसकी तरफ को रहेगी तो देखो, जब चोंच इसकी तरफ को रहेगी तो ये तो भैया जी अपनी एक्सिस पे एक राउंड लगा दिया इनने। अगर ये राउंड नहीं लगाता, अब ऐसा मान लेते हैं कि ये राउंड नहीं लगा रहा, तो ये अभी तो ऐसा है, आगे जाता तो इसकी पीछे की साइड यहाँ दिखाई देती। जब इधर को आता तो ये ऐसा हो जाता है ना, फिर ये तो सब में से दिखाई दे जाता ये। लेकिन हमें इसका सिर्फ पॉइंट सामने का ही दिखाई देता, तो वो तभी पॉसिबल है ना जब ये भी इतनी स्लो मोशन से हल्के हल्के घूमे कि इसका ये साइड ही हमेशा इसकी तरफ को रहे। तो देखो इसने अपनी एक्सिस पर एक राउंड कंप्लीट करने में कितना टाइम ले लिया? 20
हाँ, ये मतलब जनरली अगर इस पे देखोगे, अंग्रेजी के हिसाब से देखोगे 27.3 डेज। ये नहीं पता होगी बड़े तुर्रम खाओं को, लेकिन समझ के चलना इस चीज़ को कि ये ही साइड क्यों दिखाई दे रही है, क्योंकि ये इतना स्लो घूम रहा है चांद, ग्रेविटी भी बहुत कम है। तो अच्छा, इसमें एक चीज़ आती है, टाइम की सबसे छोटी प्रैक्टिकल यूनिट, दैट इज शेक। शेक ज़्यादा वाला शेक नहीं, शेक, शेक ये है प्रैक्टिकल यूनिट। 10⁻⁻8 सेकंड को ये कहाँ इस्तेमाल होती है? एटॉमिक लेवल पर इस्तेमाल होती है। जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी पा करके लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जाते हैं, है ना, पेट भर गया ना उसका एनर्जी पा करके, वो तो कूदेगा ही। पेट में पड़ गया चारा तो कूद गया बेचारा, तो वो जब पहुँचता है ऊपर को तो ऊपर 10⁻⁸ सेकंड तक रहता है, फिर वो नीचे को आ जाता है, तो 1 शेक तक रहता है वो। समझ के याद करके चल लेना। इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है, तुम्हारी खुद की बात थोड़ी ना चल रही है। लास्ट में आता है प्रेशर, इंपॉर्टेंट, बहुत सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, यूज हो जाएगा तुम्हारा 11th में ही। बार बोलते हैं जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसको, बार बोल, कोई गजल बार नहीं, बार, ये वाला बार, प्रेशर वाला बार, है ना। तो एक बार जो होता है ये होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेयर जितना प्रेशर लगा रहा है ना, अर्थ के सरफेस पे, दैट इज कॉल्ड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिसकी वैल्यू आई है 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर लंबाई और 1 मीटर चौड़ाई, मतलब 1 मीटर स्क्वायर का एरिया ले लो, उस पर जो एटमॉस्फेयर प्रेशर लगाए हुए है वो 10⁵ न्यूटन का लगाए हुए, काफ़ी सारा प्रेशर है। ठीक है, प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया होता है, इसलिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका यहाँ पर यूनिट लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये है 1 बार, दैट इज कॉल्ड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब आपको इसको ऐसा ही यूनिट में लिखना होगा तो आप लिखोगे 1 न्यूटन पर, तो इसमें लिखने के लिए आपको 10⁵ से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, अच्छा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि ये प्रेशर है, प्रेशर को जो है ना डिस्कवर्ड किया था, इसके बारे में पूरी थ्योरी जो दी थी पास्कल ने दी थी। किसने दी थी? इसलिए न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को 1 पास्कल भी कह दिया गया। सही है, समझ में आ गया? तो ये 1 पास्कल के बारे में, पास्कल का उन्होंने PA यूज किया, पास्कल 10⁵, मतलब एक बार, मतलब एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कह दो या 10⁵ पास्कल बोल दो, दोनों ही चीजें याद रखनी है। अच्छा, ये मिली आ गया, मिली, तो ये तो यार प्रीफिक्स वाला केस बन गया। मिली का मतलब 10⁻⁻3, 10⁵ में जब 10⁻⁻3 का मल्टीप्लीकेशन करोगे, बेस सेम पावर ऐड हो जाएंगे, 10⁻+2 रह जाएगा। तो कहीं ऐसे लिखा हुआ है क्या? माइंड में सॉल्व करोगे तो 10⁻2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो या पास्कल बात, तो ये सब समझ रहे हो। अच्छा, इसमें एक टॉर चलता है, ये छोटी यूनिट है, ये प्रेशर को मेजर करने की छोटी यूनिट है टॉर। तोर नहीं है तोर, ये तोर जो है गांव, ये तोर नहीं, टोर, समझ गए? ये टोर, ये टोर क्या होता है? अच्छा, 1 mm ऑफ Hg कॉलम, ये क्या चीज़ है 1 mm ऑफ Hg कॉलम? कभी इस लाइन के बारे में डिस्कशन किया आपने? एक्चुअल में ये जो प्रेशर मेजर किया गया था, ये किया गया था मरकरी कॉलम के हिसाब से। किसके हिसाब से? मरकरी कॉलम के हिसाब से। अगर मैं एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर को देखूंगा तो जो मरकरी कॉलम क्या होता, आपने देखा होगा जो प्रेशर को मेजर करते हैं डॉक्टर, जो देसी होता है उनके पास ढक्कन खोलते इतना बड़ा सा, उसमें मरकरी चढ़ती है ना प्रेशर दबाने से, हाँ, तो वही वो मरकरी कॉलम कहलाता। अब क्या है, मरकरी कॉलम में नेचुरली अगर 36 सेंटीमीटर तक, 36 सेंटीमीटर हाइट तक अगर पारा चढ़ा हुआ है, पारा चढ़ा हुआ है, तो वो कहलाता 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। लेकिन अगर उसका जैसे आप छोटे की बात करोगे तो वो 1 मिलीमीटर ऑफ Hg कॉलम में अगर चढ़ा हुआ है तो वो 1 टॉर कहलाता। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होगा? देखो, मैंने अभी बताया था 76, लेकिन ये तो 760 लिखा हुआ, चूंकि यहाँ बात चल रही है। देखो, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अगर आप बोलोगे तो यहाँ पर 760 मिलीमीटर ऑफ Hg की बात चल रही है, 1 बार की बात चल रही है, और ये 760 टॉर हो गया। तो ये 1 mm ऑफ Hg की बात चल रही थी, और यहाँ क्या आ गई, ये टॉर की बात चल रही थी, और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। तो ये सारी यूनिट हैं, आपको तोते की तरह याद रहनी चाहिए, और ये इतनी बार इस्तेमाल भी हो जाएंगे तो आप खुद तोता तोती बन जाओगे। पहला एग्जाम्पल आता आप लोगों के सामने। अब थ्योरी इतनी कंप्लीट, पहला एग्जाम्पल हमसे कह रहा हाउ मैनी लाइट ईयर्स आर देयर इन 1 मीटर। हिमाचल ने ये क्वेश्चन पूछा, हिमाचल स्टेट में ये क्वेश्चन पूछा गया। कैसे सोल्व करोगे? सॉल्यूशन लगाओ।
जल्दी से बताओ कैसे सोल्व करोगे आप। देखो एक छोटा सा क्वेश्चन, इसे कराने से पहले चाहो तो आप इसे शुद्ध हिंदी में लिख लेना, शुद्ध हिंदी में ही लिख लो। क्या है मैं बोलना चाहूँगा, जब भी आप किसी छोटी क्वांटिटी को बड़ी क्वांटिटी में कन्वर्ट करते हो, हाँ छोटी, अरे आपने माइंड कैसे पढ़ लिया, छोटी को बड़ा करने के लिए मैंने बोला था ना, इसलिए याद हो गया, के लिए डिवाइड करते, और इसका दूसरा उल्टा हो जाएगा। अब डिवाइड भी किससे करेंगे, छोटे और बड़े में जो कन्वर्जन यूनिट है ना, जो कन्वर्जन मैग्नीट्यूड वाली वैल्यू है, उससे डिवाइड कर देते हैं। जैसे आपको बताया 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 100 हो गया ना मीटर और सेंटीमीटर के बीच रिलेशन, तो 100 से डिवाइड है ना, जैसे कि है ना, जो कन्वर्जन है उससे डिवाइड कर दोगे, समझ गए। अब आपसे कह रहा हाउ मेनी लाइट ईयर्स आर देयर इन 1 मीटर, 1 मीटर में लाइट ईयर पूछ रहा है, तो 1 मीटर लाइट ईयर के मुकाबले बहुत छोटी वैल्यू है, बहुत छोटी। तो आपको जब छोटे को बड़े में लिखना होगा तो आप डिवाइड करोगे। आपको बताओ 1 लाइट ईयर जो होता है वो किसके बराबर होता है, जल्दी से बताओ। गजब, मुझे अच्छा लगा सुन के, मोकेम्बो खुश हुआ। कितना कितना, हाँ काय के, अब ये इतने मीटर आप ऐसे लिख लो ना, 15 इतने मीटर बनेंगे तब जाकर बने एक लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर बनेगा। आपको चाहिए यहाँ 1 मीटर, तो ये सब मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में है, 1 के डिवाइड में 9.46 इंटू 10 की पावर 15। पॉइंट हटा दूं, पॉइंट के बाद कितने डिजिट थे उतने जीरो बढ़ जाएंगे 1 के आगे, ठीक है। 10 की पावर ये है 10 की पावर 15, ऊपर जाएगा तो 10 की पावर माइनस, मैं अपनी तरफ से, चलो अभी मैं कुछ नहीं कर रहा, कभी आप घबरा जाओ, 10 की पावर माइनस के 15, यहाँ पर न्यूमेरिकली वैल्यू कितनी आ गई 946, ये 100 है, ये 10 की पावर माइनस 15। अच्छा मैं अपनी तरफ से ले लूँ, एक ज़ीरो ले लिया मैंने इसमें, ये तो यार 100, ये तो 100 था 1000 कर दिया आपने। जब आप एक ज़ीरो अपनी तरफ से ले रहे हो तो एक ज़ीरो से डिवाइड भी तो करोगे, 10 से डिवाइड करोगे, 10 जब ऊपर जाएगा तो 10 की पावर माइनस 1, 10 की पावर माइनस 15 पहले से ही थे, 10 की पावर माइनस का 1 और चला गया तो 10 की पावर माइनस, 10 की पावर माइनस, अब ये ऐसे रहने दो, ये हो जाएगा 10 की पावर माइनस के 16। क्या आप लोग इस डिवाइड को कर सकते हो? डिवाइड करने का बड़ा सिंपल सा फंडा, आपको पता 1000 है 946, 2 से कट जाएगा, 2 से काटोगे तो 1000 का आधा करेगा वो 500 कर देगा, 946 2 से काटोगे 2 चौक 8, 1 बचा 1 यहाँ पहुँच जाएगा। हाँ ये आता नहीं आता, अगर नहीं आता तो बता देना। मैं 2 से काटा 2 चौक 8, 4 बार कट गए, 1 बचा, वो 1 बिल्कुल ऐसे चिपक जाएगा 4 से बिल्कुल पहला, 14 हो गया। तो 2 से काटोगे 2 सत्ते 6 बचा, 2 तिया 500 को डिवाइड करना 473 से, तो 500 डिवाइड 9 में बिठा दो 473 से, एक बार पूरा पूरा चला जाएगा। रट लिया क्या आपने? कितना? आर्यभट्ट बैठे हैं हमारी क्लास में, 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस के 16। चलो देख लेना, अप्रोक्सीमेटली यही वैल्यू आएगी। समझ रहे हो आप लोग? कुछ टफ तो नहीं है। अच्छा 1 मीटर में ये क्या निकाले हैं आपने? लाइट ईयर। ये क्या बन गया मुझसे? जी लाइट ईयर। क्लियर है? एग्जाम्पल नंबर 1 पूछा जा चुका। एक तो इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे, दूसरे बनेंगे कुछ इस तरह के क्वेश्चन। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है, लिखने की जरूरत नहीं है, सब कुछ मिल गया। सॉल्यूशन लगाओ। आपसे क्या कह रहा भैया जी? इसके अंदर कह रहा व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट वुड वेग 1 किलोग्राम। आहा, ये किस तरह का क्वेश्चन है? मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि हम सभी बच्चों का, चलो बच्चों को छोड़ो क्योंकि हो सकता है ऑनलाइन वालों को दिखाई नहीं दे बच्चे, मैं ये कह रहा हूँ कि आपके पास एक सेब है और एक सेब का वजन जो है वो 1 kg है। 1 किलो का सेब देखा होगा आपने, इमेजिनेशन कर लो, सही है? मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको 15 किलो सेब लेने हैं, तो कितने सेब चढ़ेंगे? आपने तो बड़े हिसाब से बता दिया। तो क्या ये वाला लॉजिक इसके अंदर भी लगा सकते हो? मैंने कहा मुझे 1 किलो इलेक्ट्रॉन इकट्ठे करने हैं, इतने इलेक्ट्रॉन इकट्ठे करने हैं कि वजन कितना आ जाए उनका? 1 किलो। यही है ना? हाँ 1 किलो उनका वजन आ जाए, 1 किलोग्राम आ जाए,
1 किलोग्राम वजन आ जाए तो आप देखोगे यार इलेक्ट्रॉन तो बड़ा छोटा सा होता है, उसका वजन तो 10 की पावर माइनस की 31 की ऑर्डर का होता। अब ऐसे ऐसे कितने सारे इलेक्ट्रॉन इकट्ठे करोगे 1 किलो वजन के लिए, तो बहुत बड़ा डाटा हो गया अपने आप में। तो लेकिन करोगे कैसे, आप देखोगे टोटल मास तो ऊपर है और 1 इलेक्ट्रॉन से डिवाइड, यही तो किया था आपने यहाँ भी। भाई टोटल वजन आपके पास 15 किलो था और 1 किलो से आपने भाग कर दिया तो पता लग गया। तो आप यही करोगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज जस्ट इक्वल टू द टोटल वेग अपॉन मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कह दोगे तो क्या जबान थक जाएगी क्या। टोटल मास कितना 1, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 इंटू 10 की पावर माइनस के 31। कैलकुलेशन आसान, 31 ऊपर जाएगा तो पावर प्लस की, पॉइंट हटा दूंगा तो 2 0, मतलब 100 डिवाइडेड बाई 911 वैल्यू कितनी आ जाएगी। 100 को डिवाइड करना 911 से 10 की पावर 31 प्लस के हैं, 100 को डिवाइड करना 911 से नहीं जा रहा, लगा देंगे पॉइंट बढ़ा देंगे 0, एक बार चला जाएगा तो यह आ जाएगा 0.11 इंटू 10 की पावर 31। ठीक है, अरे कुछ गलत हो तो बता दो। इतने इलेक्ट्रॉन्स चाहिएंगे आपको 1 किलो करने के लिए। बोर तो नहीं हुए? अच्छा, तो ये लास्ट टॉपिक है आज का, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। दिखाई दे रहा सबको, ये है ऑर्डर ऑफ। ये चीज़ और सीख लो, उसके बाद लगभग हम काफ़ी आगे निकल चुके होंगे। अब हमारे पास 2 तरीके चलेंगे मेजरमेंट के, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। आपको पता है मेजरमेंट के 2 तरीके होते हैं, डायरेक्ट मेथड और डायरेक्ट मेथड क्या, आप डायरेक्टली किसी मेजरिंग चीज़ को लेकर आ रहे हो, उससे मेजर कर ले तो डायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड क्या, फॉर्मूले की मदद से। ठीक है, तो पहले ये देखो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या कहलाता। मतलब ये है कि आपको किसी भी मैग्नीट्यूड को, किसी भी न्यूमेरिकल वैल्यू को आपको 10 की पावर में लिख के दिखाना। क्या दिखाना आपको? 10 की पावर में लिख के दिखाना। जैसे कि मेरे पास ये 8000, तो मैं इसे 8 इंटू 10 की पावर 4 कह सकता हूँ, लेकिन कोई बच्चा ये भी तो कह सकता है 0.8 इंटू 10 की पावर 5। किसका सही मानूं? तो कहा गया कि हम बता रहे हैं किसका सही लेना आपको, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। इन्होंने ये कहा है कि जब भी आप किसी भी वैल्यू को लिखना चाह रहे हो तो ये स्मॉल n इज इक्वल टू होता है कैपिटल N इंटू 10 की पावर x। इस फॉर्मेट में लिखोगे, इस फॉर्मेट में लिखोगे, जहां पर जो स्मॉल n है, ये बात याद रखना, जिसके ये रूल समझ में आ गया वो कभी जिंदगी में इसमें गलती नहीं करेगा। ये जो स्मॉल n है आपको 0.5 से तो बढ़ा लेना है, और 5 के या तो इक्वल हो या 5 के बराबर हो, बस। छठा होगा तो आपको फिर चीज़ें अलग तरीके से करनी पड़ेंगी। देखो, और बाकी इसके अलावा जो इन डिजिट्स के अलावा जितनी भी डिजिट्स आएंगे उनको 10 की पावर में लिख देना। मतलब 10 की पावर तो यहीं चल रही है ना, ये देखो, ये तो स्मॉल n के बारे में आपने बता दिया, तो बाकी को 10 की पावर्स में लिख देना। ये चीज़ समझ में नहीं आ रही होगी, समझ में आएगी अभी हाथों हाथ। देखो, मुझे 8 है, 8 को लिखना किस में लिखना है? 10 की पावर्स में। ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताना मुझे इसका, ये मैग्नीट्यूड है 8, इसका ऑर्डर बताना। अब मुझे बताओ 8 जो है 0.5 से बड़ा है? 0.5 से तो बहुत बड़ा है। 8 जो हो गया 0.5 से बड़ा हो गया, 5 से बड़ा है या छोटा है? पीछे बैठ रही हो? वालेकुम सलाम। हाँ, मैं क्या कह रहा था भाई आप लोगों से, 8 जो है उस पर बड़ी वाली चेयर पे बैठ जाना, बड़ी वाली चेयर पे। हाँ बैठ जा बेटे, बैठ जा, अपनी है, घर की है। 0.5 से तो बड़ा है, और 8 जो है 5 से बड़ा है, 0.5 से भी बड़ा है और 5 से भी बड़ा। हमारा रूल ये है कि 0.5 से तो बड़ा हो n, और 5 से, अगर 5 से छोटा है तो डेसिमल जो है ना वो n के अकॉर्डिंग लग जाएगा। लेकिन अगर वैल्यू थोड़ी सी भी बढ़ गई, थोड़ी सी भी आपने वैल्यू बढ़ा दी, 5 से वैल्यू बढ़ गई, तो डेसिमल जो है वो पॉइंट जो है वो खिसक जाएगा। कैसे? देखो, ये 8 है, अब 8 जो ये तो 5 से बड़ा है। अगर ये 8 5 से बड़ा, आपको पता हर नंबर के लास्ट में डेसिमल पॉइंट होता है। अब ये 5 जो है, इसका मैं ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताने के लिए जा रहा हूँ। ये 8 जो है 5 से हो गया, तो जब 5 से बड़ा हो गई ये डिजिट, तो आपको इसको छोटा करके दिखाना, 5 से छोटा करके।
तो आप कहोगे इसको 0.8 बन गया। 0.5 और 5 के बीच में लिखना, तो बन गया ना, बन गया। देखो 0.8, जब 0.8 बन गया तो ये तभी पॉसिबल है जब आप 10 की पावर 1 कहोगे, क्योंकि पॉइंट जो है लेफ्ट को खिसका है एक प्लेस। जब पॉइंट लेफ्ट को खिसकता तो पावर प्लस में, और जब पॉइंट राइट को जाता तो पावर। तो ये अब इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हो गया? 10 की पावर 1 प्लस 1। तो इसका कम समझ में आएगा, 49 ज़्यादा समझ में आ जाएगा। मैंने 49 ले लिया। अब ये सिंपल 49 एक मैग्नीट्यूड है, मुझे इसका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड बताना। तो आपको पता हर नंबर के लास्ट में डेसिमल पॉइंट होता है, चाहे लिखा हुआ हो या। अब आप देखोगे 49 तो 5 से बहुत बड़ा हो गया, तो आप इसे कम करने की कोशिश करोगे 1 पॉइंट, तो आपने 1 पॉइंट ही खिसकाया, तो आपने देखा यार 4.9 आ गया, अरे ये तो 5 से कम आ गया। तो बस यही हो गया आपका, ये क्या हो गया, ये इसने आपने इसके लिए। अब देखोगे जब पॉइंट एक प्लेस इधर को आया है तो पावर 10 की एक बार, क्योंकि तो जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आया ये आया, और इसका जो लिखा गया फॉर्म है वो ये है 4.9 इंटू 10 की पावर 1। अगर कुछ वैल्यू इस तरीके से है, अब मैं 3 डिजिट वाला ले लेता हूँ, ये देखो हुआ 55.5। अब पॉइंट के पहले देखो नंबर 55 है, ये तो 5 से बहुत बड़ा हो गया। अरे 55.5 ही है ना ये। अब ये पॉइंट, अब ये 55 जो है, इस पॉइंट के बाद को मत देखो, इधर को देखो जो नंबर है डिजिट, ये 55 है, ये तो 5 से बहुत बड़ा। तो आप पॉइंट को एक प्लेस किसकाओगे, तो ये हो जाएगा 5.55 इंटू 10 की पावर 1। अब आप कहोगे यार ये 5 है, ये कितना आ गया, ये 5। तो 5 नहीं, इस वाली वैल्यू को देखो 5। अब देखोगे 5.5, तो वैल्यू तो 5 से ज़्यादा रीच कर रही है, क्योंकि ये वैल्यू देखो 5.555 है, ये 5.555 है, तो वैल्यू ये 5 से। तो आप इसे और छोटा करोगे, तो जब आप इसे इधर को लेकर आओगे 0.555, अब आप इस पर चर्चा करोगे, आप कहोगे कि ये 0.5 और 5 के बीच में आ गई अब बस। तो जितने प्लेस आपने पॉइंट को खिसकाया, तो ये इस तरीके से आपको लिखना है। कितना पहुंच गया था यार, 2 ही तो पहुंचा था, 2 ही पॉइंट तो खिसका, 3 क्यों बोल रहे हो? इसमें लिखा हुआ आगे 3। अच्छा इसमें यहाँ है ये, चलो कोई नहीं, हमारे हिसाब से तो सही है ना। अच्छा 999 को देखो, आप 999 को देखोगे तो 0.9 कहोगे, फिर अब तो कॉमन सेंस आ जाएगा 0.9, क्योंकि अगर 9.99 कहते हो तो वो भी ज़्यादा बैठ रहा है, तो आप 0.9 कहोगे। 3 बार इधर को लेगा वो 10 की पावर 3। और देखो 1001, आप 1 पॉइंट यहाँ को लेकर आओगे तो 100.1 ज़्यादा, फिर 1 पॉइंट और इधर को लेकर आओगे तो 10.01, वो भी 5 से ज़्यादा। 1 पॉइंट और लेकर आओगे तो 1.001 आ गया, 0.5 और 5 के बीच में आ तो गए, यहीं छोड़ दोगे। तो जो पावर, जितनी पावर चढ़ी उसको लिख दिया। इसको देखो 753,000, पॉइंट यहाँ लगा हुआ था, इधर को लेकर आओगे तो 5 से तो बहुत ज़्यादा, और लेकर आओगे अब भी 5 से ज़्यादा, और लेकर आओगे अब भी 5 से, और लेकर आओगे यहाँ ले आए 7.5, अब भी 5 से ज़्यादा, तो आप यहाँ ले आओगे डेसिमल 0.7, समझ गए। अब जितने प्लेस लेकर आओ 10 की पावर उतनी ही प्लस में। तो ये सब चीज़ें क्लियर है, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड आपका क्लियर हो गया, अब तो गलती नहीं होगी। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसमें कहीं डाउट तो नहीं है? मैं इसको अभी हाथों हाथ एक्सपोर्ट करके आप लोगों को भेजता हूँ, कल वाला भी परसों वाला भी, है ना, बेसिक भी कल वाला भी, दूसरा लेक्चर है ये, इसको भी, ठीक है। किसी को डाउट हो तो पूछ लो, आपका काफ़ी आगे तक सिलेबस खिंच गया इसमें आज। थैंक यू।